अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपने बात करते हैं अवामी मसाइल पर, माशरती मसाइल पर और मौशी मसाइल पर। इसके अलावा भी दीगर मसाइल के ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाती है। बहुत सारे सवालात मौसूल हुए हैं गुज़िश्ता रोज़ भी, जो आपकी सेहत के हवाले से इंशाल्लाह कोशिश होगी आगे चल के प्रोग्राम में इसके हवाले से बात की जाए। इसके साथ साथ ख़बरों के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाती है। गुज़िश्ता रोज़ भी बड़ी तफ़सीलन बात हुई मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से, और इस वक्त जो ज़्यादा ख़दशात लोगों को लाहक हैं वो मईशत के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ भी ओपन मार्केट में डॉलर जो है बड़ी तेज़ी से उसकी कीमत में इजाफ़ा होता रहा, और जैसे ही डॉलर की कीमत में इजाफ़ा होता है बहुत सारी अशिया की कीमतों में ख़ुद ब खुद इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है, और साथ साथ मुल्की जो कर्ज़े हैं उसका दबाव भी बढ़ता चला जाता है। ये बड़ी आसान करके बातें हैं, मैं कोशिश करूँगा आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। अब ये डॉलर की कदर में बेपनाह इजाफ़ा क्यों हो रहा है ये समझना ज़रूरी है। गुज़िश्ता रोज़ भी सोशल मीडिया पे इस हवाले से बात होती रही, और इसको बराह रास्त जोड़ा जाता है मामले को हुकूमत की कारकर्दगी से। इससे पहले 3 साल कबल जब एक हुकूमत वजूद में आई तो उस वक्त सूरत हाल कमोबेश ऐसी ही थी। बड़ी तेज़ी से मुल्की जो ज़खायर थे वो कम हो रहे थे, डॉलर की कदर में इजाफ़ा हो रहा था। IMF के प्लान में जाने के बाद वो तमाम मामलात उनसे डील जब तय पा गई तो ये तय हुआ कि डॉलर की कदर में इजाफ़ा किया जाएगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। किसी भी वक्त जितनी देर हुकूमत रही कोई मौका ऐसा नहीं था कि डॉलर की कदर में कमी हुई हो। ये तो हुई एक बात। अब इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, इसकी तफसील बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे मामलात इससे जुड़े हैं। एक तो डॉलर का यहाँ से बाहर चले जाना, ये एक बड़ा मसला हुकूमत के लिए हमेशा से रहा है, किसी भी हुकूमत के लिए जो बड़ी वजह बन रहा है। पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है उसकी वजह से भी डॉलर की कदर में इजाफ़ा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर मांग ज़्यादा है, यहाँ से डॉलर जो है वो उस तरफ भी जा रहे हैं, और इसके अलावा जो लोकल करेंसी है उसके ऊपर भी दबाव बहुत ज़्यादा है। बड़ी तेज़ी से नोट प्रिंटिंग हुई है माजी में भी, जिसकी वजह से महंगाई में बेपनाह इजाफ़ा हुआ, रुपए की कदर में कमी होती चली गई। और साथ साथ क्योंकि बाहर से हम देख रहे थे कि जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है वो ज़र मुबादला भेज रहे थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सपोर्ट तो ज़रूर मिली, तारीख़ी उसमें इजाफ़ा भी हुआ, लेकिन उसके साथ साथ बहुत कुछ करने की ज़रूरत थी। तिजारत के ऊपर ज़ोर देने की ज़रूरत थी, जो कि किसी भी हुकूमत की तरजीहात में शामिल नज़र नहीं आया। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बहरहाल उसमें जाए बिना जो सियासी सूरत हाल है ये सबसे ज़्यादा असरानंदाज हो रही है मुल्की मईशत पे। अभी मैं देख रहा था फिंच की रेटिंग आलमी जितनी भी मालियाती इदारे हैं, जो एजेंसीज़ हैं, वो तमाम ममालिक के हवाले से, तरक्की पजीर और तीसरी दुनिया के ममालिक हैं और तरक्की याफ्ता ममालिक के हवाले से भी अपनी एक रिपोर्ट जारी करते हैं। पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने जिसका मईशत का जो पेशगोई की है मईशत के हवाले से वो कुछ बेहतर नहीं है, उसमें भी कमी आई है, जिसमें बतदरीज बेहतरी आ रही थी। और वजह यही थी कि जैसे ही सियासी सूरत हाल नॉर्मल होती है उसके साथ ही कोई ना कोई ऐसी ख़बर आती है जिसकी वजह से IMF जिससे हम कर्ज़ा लेते हैं, जिसके मकरूज़ हैं, वो भी कर्ज़ा देने से चूकता है, और यही वजह बनती है कि फिर मार्केट में हमें पैनिक नज़र आता है। अभी पैनिक क्या चीज़ होती है? अफरा तफरी की सिचुएशन नज़र आती है, वो स्टॉक मार्केट के अंदर भी नज़र आती है, दीगर जगहों पर भी नज़र आती है। तो ऐसी ही सूरत हाल का सामना इस वक्त है, और ख़ास तौर पे ये जो अभी ज़मनी इंतखाबात हुए पंजाब में, इसके बाद एक और हुकूमत के जाने का ख़दशा पैदा हुआ, और इसके जाने के ख़दशे के साथ ही हमने देखा बड़ी तेज़ी से मईशत के हवाले से जो ख़दशात थे उसमें एक दफ़ा फिर इजाफ़ा होना शुरू हो गया। तो ये तमाम अवामिल हैं जिससे मिलकर मईशत पे, और ख़ास तौर पे इस वक्त हम देख रहे हैं डॉलर की जो कदर है उसमें बेपनाह इजाफ़ा हो रहा है, और ये तो पहले समझने की ज़रूरत है। फिर ये कि जब तक आम इंतखाबात नहीं होते, एक नई हुकूमत नहीं दोबारा से वजूद में आती, तब तक कमोबेश ऐसी सूरत हाल का सामना हमें रहेगा। अब देखना ये कि मामलात को किस तरह आगे लेकर जाया जाएगा। हुकूमत में इस वक्त मौजूद जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं, गुज़िश्ता रोज़ उनकी एक नशिस्त हुई जिसके हवाले से सोशल मीडिया पे बात होती रही काफ़ी, और अभी फ़ैसला किया गया है कि जो इंतखाबात हैं ये अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सहारा मईशत के हवाले से ज़रूर मिल जाएगा,
कि लोगों में जो अबहम है वो दूर होगा, लेकिन अभी एक और मरहला बाकी है। जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, सूबा पंजाब, जिसमें अभी मैंने कुछ देर पहले तस्करा किया कि ज़िमनी इंतखाबात हुए, वहाँ पे जब हुकूमत साजी का अमल एक दफ़ा फिर होने जा रहा है, नए वज़ीर आला का इंतखाब होगा और जब वो मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद ही कुछ इसके हवाले से कहा जा सकता है। तो ये जो गैर यकीनी की एक सूरत हाल है, ये कैफियत है, ये बरकरार रह सकती है। तो ये समझना ज़रूरी है। तो ये तमाम मामला सियासी सूरत हाल से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मईशत में रोज़ बरोज़ अब गिरावट एक दफ़ा फिर नज़र आ रही है। दूसरी तरफ एक खुदा का शुक्र है कि आलमी मार्केट में जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसमें बतदरीज कमी नज़र आ रही है। इसमें इजाफे के साथ ही हमारी मुश्किलात में भी इजाफा हुआ है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी मईशत कर्ज़ों के ऊपर इन्हिसार करती है, वहाँ पर ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाती है जब भी आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे ही आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कम होंगी तो उसका बराह रास्त अगर फ़ायदा ना भी पहुँचे तो कम अज़ कम कीमतें बढ़ने का जो सिलसिला है वो कि थोड़ी देर के लिए ज़रूर थम जाएगा। तो ऐसी ही सूरत हाल का सामना इस वक्त हमें भी है। बहरहाल इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी और दीगर भी जो मामलात हैं उसके ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मेहमान हमारे मौजूद हैं, उनसे तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। बड़े ख़ास मेहमान हैं, आप ख़ुद माशाल्लाह एक बड़े होनहार एंकर भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, तबसरा भी करते हैं और आपकी खूबी, आपका ख़ासा ये है कि आप एक आम फहम अंदाज में, एक अवामी ज़बान में मामलात को समझाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जनाब अली नासिर साहब की, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उन्हें मैं सुबह के वक्त खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया अली नासिर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में बुलाते हैं। हुक्म कीजिए, क्या बताऊं आपको आज। आप अब तो मैंने फाल वगैरह निकालना शुरू कर दिया है, सुना है कि अच्छा, उसमें ज्यादा माल बनता है मईशत का हाल बताने से। बहुत खूब। तो अली भाई क्या मुस्तकबिल के बारे में बताइए। मैंने अभी कुछ देर पहले अपनी दानिश में जितना है मामलात को जितना समझ पाता हूँ, ज़्यादा तो नहीं समझ पाता, लेकिन मईशत के हवाले से बात कर रहा था कि ख़दशात मौजूद हैं और बज़ाहिर लगता ऐसा है कि जब तक सियासी सूरत हाल अपनी जगह पर नहीं आती, उसमें बेहतरी नहीं आती, तब तक शायद सूरत हाल ऐसी ही रहे जिसका हमें सामना है। और इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ ये डॉलर के हवाले से लोग बड़े खदशात का इजहार कर रहे हैं कि इसमें मज़ीद इजाफा होगा। आप क्या राय रखते हैं, आप क्या समझते हैं? मैं चाहूँगा ज़रा देखने वालों को ये बात समझाएं। देखिए, दर हकीकत तो डॉलर की कदर जो है ना, ये बैनुल अक़वामी सतह पर देखें, मुकामी सतह पर देखें, ये आज़ाद जदीद मईशत जो है जी, उसमें ये तलब और रसद पर जो है इसका इन्हिसार है, इसकी कीमत ठीक का। ठीक है, ठीक है, सिंपल सिंपल लेके चलते हैं बिल्कुल जैसे ठीक है, आपने बिल्कुल कहा ना। ठीक है। तो अब अगर आप ये सोचते हैं कि ये तलब और रसद पर इसका इन्हिसार है, इसके माने ये है कि पाक रुपए की भी कुछ तलब होनी चाहिए। जी, सही बात है। बिल्कुल ठीक है। उसकी तलब तब होगी जब आप अपने मुल्क से कुछ एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। जब आप अपने मुल्क से बाहर कुछ भेजेंगे। सही है। तो जब आप अपने मुल्क से बाहर जब कुछ भेजेंगे तो उसकी जो तरसीलात आपको मौसूल होंगी उसकी कीमत की सूरत में, बिल्कुल तो ठीक। उससे जनाबे वाला आपकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है। लेकिन अफसोस की आपको बात बताता जी, हूँ कि असल में पाकिस्तान के पास ना है कुछ नहीं अच्छा, एक्सपोर्ट करने के लिए, सिवाय बातों के। बातें हम बहुत अच्छी करते हैं लेकिन दुनिया में उनकी कोई खास अहमियत नहीं है, क्योंकि आपको पता है यहाँ हर घर में अफलातून और अरस्तू बसता है। सुकरात को भी बेचारे को कब्र में शर्म आती होगी, पाकिस्तानियों में इतना फहम भरा हुआ है। जी, लेकिन इस चीज की अहमियत दुनिया भर में कोई नहीं है, ठीक बातें है। बनाने की या बातें करने की। ठीक है। जी, उसके अलावा हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए क्यों कुछ नहीं है? क्योंकि पाक स्टडीज के अंदर जितनी बकवास लिखी हुई है कि पाकिस्तान वसाइल से मालामाल है, ये खालिसतन फजूल है। और अगर पाकिस्तान वसाइल से मालामाल ना भी हो तो हमारे यहाँ सनत के शोबे में तरक्की हो। ठीक है। यासिर साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे पाकिस्तान का सफर करके आया हूँ जी, और कराची तक, खैबर, हर जगह देख कर आया हूँ। जी, आपको एक बात बता सकता हूँ, आपके सुनने वाले, आपके देखने वाले नाजरीन नाराज ना हो, पूरे पाकिस्तान में मुझे कोई बसीरत दिखाई दी। अच्छा, मुझे ऐसे लगा है जैसे ये मुल्क जो है जाहिल जोहला का मुल्क है। माजरत के साथ कानों को हाथ लगा के, कोई विजन नहीं है। किसी ने कोई अच्छी चीज बना दी, लेकिन अच्छी चीज बनाई भी तो उसके ऊपर अमल करने वाले की तासीर भी नहीं। अच्छा इनके अमल अली में भाई, कता तासीर नहीं कलामी है, की बुरा माजरत। ना मानिए। अली हाँ, भाई, एक एक चीज़ का भी तस्करा हो रहा है आजकल, लोगों में हाँ, सियासी शऊर आ गया है, तो ये शऊर बात किस हद तक दुरुस्त है? मतलब लाशऊर में कुछ आ गया है या शऊर आ गया, कुछ समझा नहीं मैं।
सर देखें शऊर कहाँ से आ गया है। देखें ये लाइलग है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, लेकिन आप देखिए हंसिएगा नहीं, और आपके नाजरीन भी जो हैं वो नहीं, आप हंसिएगा, कोई मसला नहीं। मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं संजीदा बात करूँ। जी जी। एक क्या हुआ कि एक बादशाह सलामत थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी अपनी रियासत को बचाने के लिए बादशाह सलामत ने क्या किया कि तमाम कौम को कास्ट्रेट कर दिया। उर्दू ट्रांसलेशन खुद निकाल दी। ठीक है। अब उसके बाद आबादी में मर्द हजरात तो बचे नहीं। एक लूला लंगड़ा सा था, लोग महल्ले में उसको कहते थे कि बावला है, जैसे उर्दू में कहते हैं बावला है, पंजाबी में क्या कहते हैं बावले को मैं नहीं कहूंगा, लोग गलत समझ लेंगे। ठीक है। तो बुनियादी तौर पर बावले को छोड़ दिया। अब यानी पूरी रियासत में एक ही मर्द बच गया, वो बावला। अब देखें, आपने गलत मतलब ना लीजिएगा, मैं तो आपको ऐसी वाकया सुना रहा हूँ, आपको पता है मैं भी थोड़ा पागल सा आदमी। अब शहजादी जवान हो गई, बादशाह सलामत ने कहा कि तुम अपने लिए लड़का तलाश करो। अब उसने कहा कि यहाँ लड़का तो है नहीं, तो उसने कहा ये बावला है, चीजें कर लेती हूँ। यानी तो आप समझ गए ना। जी, ये शऊर है यहाँ पे, आप समझ गए ना। बिल्कुल ठीक। क्योंकि अब आप मेरा इशारा समझ गए, आपके दिल की बात मैंने कह दी है, मैं आपकी दिल की बातें जानता हूँ। असल में बात यह है कि हमारे यहाँ इत्तेफाक की बात यह है कि इंतखाब करें तो किसका करें। हमारे यहाँ अफसोस की चीज ये है कि जब कोई है ही नहीं तो अंधों में काना राजा। जी जी। तो अब मैंने बड़ी गहरी बातें की, लेकिन बड़े सहल अल्फाज के अंदर जो है ना कोशिश की है, वो बड़े जिसे आप कह सकते हैं कि, लेकिन मैं अब इसको बदल देता हूं इससे पहले कि आपके नाजरीन नाराज हो जाएं, उनको जब समझ में आए, क्योंकि देखें ट्यूबलाइट बाद में जलेगी। जब जलेगी तो उनको बड़ा गुस्सा आएगा। बिल्कुल ठीक है। और जलन महसूस होगी कि मैंने ये क्या वाकया सुनाया, पर 3 सतर का सुनाया, लेकिन इसका 3 दिन तक असर रहेगा। ठीक है। आपने मईशत की बात की सर, देखें आपने कहा मेरी दानिश में, सर आपकी दानिश जो है वो वजीर खजाना से कम नहीं होगी। आपकी दानिश थोड़ी सी सर वो तो बड़े काबिल लोग आसपास ही हो, यकीन करें मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये पॉलिटिकल सुसाइड की है, मैं आपको बताऊं। देखिए अब ये शऊर जरूर आ गया है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहले अवाम बड़ी आसानी से बेवकूफ बन जाती थी, अब इनको बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल है। आपने कहा महंगाई मुकाओ, और आपने देखें, मैं दोबारा से आपके सामने संजीदा बात करूंगा। इमरान खान साहब को हटाने के लिए सबसे महवर जो बनाया जिस मसले को, वो ये बनाया कि महंगाई है। बिल्कुल ऐसा ही। और महंगाई में मुकाओ कैंपेन के तहत मुख्तलिफ जगहों पर जलसे, जुलूस और इसके अलावा धरने किए गए जी। और हुकूमत उनके हाथ से छिन गई, जो भी वजह बनी, और इनके हाथ में आ गई, आते ही महंगाई आ गई। बिल्कुल ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अपना बयानिया बदल दिया, मजबूरियां, परेशानियां, है ना, ऐसा ही। जैसे वो लड़का जब लड़की से शादी नहीं करना चाहता ना, तो आप उसकी मजबूरियां, परेशानियां सुने। नौकरी नहीं है, हम अपनी बिरादरी से बाहर शादी नहीं करते, बिल्कुल इसी तरह के बहाने थे। IMF है, मुल्क का खजाना खाली है। अब अवाम ने ये इनका बयानिया नहीं सुना, आप समझे। उधर बयानिया बड़ा मजेदार आया, उधर बयानिया यह बैन अल-अक़वामी साजिश, और इस कौम को सबसे ज्यादा पसंद है साजिश। जी। हर औरत जो आपका प्रोग्राम देख रही है उसको लग रहा है उस पर जादू हुआ, वो मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। ऐसा ही। ये खातून जो आपको गौर से देख रही हैं, यकीन करें इनके जहन में यही है कि इनके खिलाफ तावीज किसने किया। ये बयानिया हमारे मुल्क में बिकता है सर जी। बच्चों के लोग नाम बदल देते हैं, तासीर ठीक नहीं है। बिल्कुल लोग अपने, जी सर, लोग अपनी रिहाइश बदल देते हैं, नौकरी बदल देते हैं, हमें नजर लग रही है। तो सर साजिश का बयानिया तो इस मुल्क में हर वक्त चलता है, क्योंकि ये साजिशी कौम है जी। बुरा ना मानना, मेरी कौम है। आई लव यू पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। लेकिन उसके बावजूद ये साजिशी टोला है सर, हम सब साजिशी लोग हैं, एक दूसरे की खुशी से खुश ना होने वाले। हासिद नंबर 1, मैं वही बता रहा हूँ, कराची का खैबर गया हूँ, एक चीज मैंने कॉमन देखी है, फुल साजिश का बयानिया बेचना इतना आसान है, यकीन कीजिए, ये बेच दिया। दूसरी बात, गुलाम के लिए सबसे ज्यादा मजेदार जो नारा होता वो ये होता, गुलामी नामंजूर। बिल्कुल ठीक है। आज ने गुलाम को ये बयानिया दे दिया, गुलामी नामंजूर, ये गुलाम के गुलामी रहेंगे, इनको फर्क कोई नहीं पड़ेगा, ये मैं बता दूंगा आपको। अच्छा। बस ये कि थोड़ा बहुत डिस्को डांस चल जाएगा इनका, थोड़ा सा, पूरी कौम का सर। ये कशकोल तोड़ दो के नाम से भी पहले आया था सर, ये बयानिया नवाज शरीफ साहब लाए थे। ऐसा ही है। मैं बड़ा एहतराम करता हूँ उनका, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ इमरान खान साहब का। सर ये बयानिया बिक जाते हैं, ये वो बेवकूफ लोग हैं हमारे यहाँ, माजरत के साथ, हर साल रोते हैं, शेरो शायरी करते हैं बारिश पे जी। पहले बारिश के लिए पागल हुए होते हैं, मेघा बरस गई हैं, और पता नहीं क्या क्या शायर, मतलब मीर तकी मीर कब्र में तड़प तड़प जाते हैं, करवट तड़पते हैं वो, इतने शायराना आपके मिजाज हो जाते हैं। पकौड़ों की दुकानें चल पड़ी,
सूप पीने का मौसम आ गया, और फिर जब आ जाती है बारिश, फिर उसके बाद पानी आता तो बारिश आता। ये इस तरह की मीम्स बनाते हैं जी नहीं, मीम बनाते हैं क्या? किसी का कुछ उखाड़ लिया, कुछ बिगाड़ लिया क्या? हर शहर में हर साल की तरह बारिश नहीं हुई? बिल्कुल हर साल की तरह। सर आप देख रहे हैं, आपके साथ माशाल्लाह मुझे भी मौका मिला आपकी मेजबानी में प्रोग्राम करने का, जी, जी, और आपने देखा होगा तब भी यही रोना था। बिल्कुल बारिश आ गई, यही मसला था। निकासी का निजाम नहीं, आपने आज तक नाले साफ नहीं किए। जिस मुल्क में एक सड़क सीधी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, कराची तक खैबर एक सड़क सीधी नहीं, जो बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, बुरा ना मानना यार, सीधी बात करूंगा मैं, जो बनाई एक मोटरवे वो भी नवाज शरीफ नहीं बनाई, उसके अलावा कोई सड़क सीधी नहीं है इस मुल्क के अंदर। एक नाला नहीं बहता यहाँ पे, सही मैं आपको बता रहा हूँ, एक नाला नहीं बहता, कहीं ना कहीं वो चौक है। ये सर लोग कहते हैं कि हम दुनिया की क़यादत हम करेंगे, नाउज़ुबिल्लाह। यासिर भाई आप कहते हैं इनकी खिंचाई नहीं करूं, मैं किस बुनियाद पे इनकी खिंचाई ना करूं? आप मुझे बताएं। मईशत की ये बात करते हैं जी, ये जो खाली जेब शख्स, आप मुझे बताएं, एक आदमी मुझे मिले, बोले मेरे साथ मुझे बड़ी नेकी की तरगीब कर रहे हैं, नेकी वो नेकी। मैंने कहा हाँ भाई, पाकिस्तान में तो 3 बुरे लोग हैं, एक मैं, एक मोहम्मद यासिर, एक माविशात, बाकी तो सारी दुनिया ठीक चल रही है, पाकिस्तान एवन चल रहा है यासिर साहब। तो मैंने कहा बताइए, नेकी का पैगाम सुनाइए। तो नेकी का पैगाम दे। मैंने उनसे एक सवाल पूछ लिया यासिर भाई, क्लीन बोल। मैंने उन्हें कहा 2 लड़के हैं, आपकी जवान बेटी है, उसकी शादी करनी है, 2 लड़के हैं, एक थोड़ा लफंगा तलंगा सा है, कभी कभार गैर मतलब ममनुआ अशिया भी इस्तेमाल कर लेता है, ममनुआ मशरूबात भी इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन पैसे बहुत है उसके पास, पैसे बहुत है उसके पास, हर चीज उसके पास, गाड़ी नहीं है, पर ये कि थोड़ा सा गुमराह हो जाता है कभी कभार, रात में निकल जाता है, दिन में आ जाता है, सुबह में सो जाता है। तो अब ये सारी बुराइयां सुन रहे हैं। मैंने कहा ये लड़का एक तरफ है, पैसा बहुत है इसके पास। मैंने कहा दूसरा लड़का है आपकी बेटी के लिए, दूसरा लड़का है बड़ा नेक है, नमाजी है, नमाज कभी छोड़ता नहीं, तहज्जुद भी पढ़ता है, रोजे पूरे रखता है, लेकिन बेचारे के पास ना पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, बेचारा लंगर से खाना खाता है जी, और लेकिन नेक बहुत है, नेक बहुत है। किससे शादी करेंगे, दौलतमंद से या नेक से? यकीन कीजिए वो साहब खामोश होगा। और ये मैंने सवाल जिससे पूछा है वो मुझे फिलफौर जवाब देने में नाकाम रहा है। बिल्कुल सर आगे समझते आ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए सर, बिल्कुल सर इनकी। अब आप देखें सर, ये सब होती हैं बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, फेसबुक पे अच्छी नहीं लगती। हमारी कौम जो है ना लगी हुई है, आप सुने फेसबुक के ऊपर तो यकीन करें ऐसे लगता है पूरी कौम तहज्जुद गुजार, इनसे ज्यादा नेक कोई नहीं, इनसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं। यकीन कीजिए, शिकायत सुनिए, दुनिया में हसद नहीं होना चाहिए, दूसरों से हसद नहीं करना चाहिए। मैंने कहा आप दुआ ये कीजिए कि अल्लाह ताला आपको हसद करने से रोके। तो सबसे ज्यादा बड़े हासिद लोग होते हैं वो फेसबुक पे लिखते हैं यार हसद करना बड़ी बुरी बात है, यानी नालायकी। देखिए जिनकी अपनी सबसे बदनजर होती है, जिससे उनके अपने घर की औरत महफूज ना हो, वो दूसरों को कह रहे होते हैं कि साहब तकाजा तो सादगी का है। अच्छा, यानी सादगी का तकाजा है। सबसे ज्यादा औबाश और बदमाश लोग यकीन कीजिए फेसबुक के ऊपर नेकी की वो तरकीबात कर रहे होते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं। बहुत अल्लाह माफ करे मेरे मुंह से कोई बद चीज ना निकले, वैसे मेरी बड़ी काली जुबान है जिनके अब्बा हुजूर पूरी पाकिस्तान खा गए होते हैं। यकीन कीजिए वो सब लोगों को ये तरकीब कर रहे होते हैं कि करप्शन नहीं करनी चाहिए, नवाज शरीफ बहुत करप्ट है। अल्लाह माफ करे। यासिर भाई ये मुंह से मेरे क्या क्या निकल रहा है। देखिए यासिर भाई मेरी बात सुने कि ये वो लोग हैं, सच में आपको बता रहा हूँ, आप मईशत की बात कर रहे हैं, इनको मईशत के मुतालिक कुछ नहीं पता। हाँ, ये अली भाई ये सवाल आपने अच्छा इसको हाईलाइट किया। मैं अक्सर देखता हूँ, बल्कि वो साबिक भी जो आपको पता है कि अरस्तू और सुकरातों की जो एक फ़ौज थी वो बैठ के दूसरे दिन मईशत के हवाले से बता रहे थे, बल्कि खान साहब ख़ुद भी उन मसाइल की निशानदेही कर रहे थे जिससे जूझते जूझते वो ख़ुद एक तरफ हो गए। अब वो सारे मसाइल कैसे हल हो जाएंगे, ये तो ज़रा बताइए, क्या राज क्या है, क्या वाक़तन हमें मईशत का पता है? आज खुलकर बता दीजिए, क्योंकि पता है हम लोग ये तमाम बातें करने से ना कतराते हैं और ये हकीकत का सामना करना ये बड़ा मुश्किल है। और हमारी कौम का मिजाज आपसे बेहतर तो नहीं जानता होगा कोई कि ये हकीकत का सामना करने से बहुत घबराते हैं। क्यों?
एक वाक़या सुनाता हूँ आपको, जी क्योंकि आज तमसील निगारी का एक मौसम आया है। जी। तमसील निगारी के मौजू में मेरे एक दोस्त है मोहम्मद यासिर साहब, उन्होंने 3 बंदर पाले। ठीक है। अच्छा। पहले बंदर के हाथ उन्होंने नारियल दे दिया, जी तो उन्होंने कहा अब इसको तोड़ो। तो वो बंदर शुरू हो गया, उसने अपने सर पे मारा, नाक पे मारा, मुंह पे मारा, नारियल न टूटे। तो उन्होंने कहा यार ये बंदर जो है ना ये ठीक नहीं है, दूसरे बंदर को मौका दो। नहीं, मैं आपको वाकया सुना रहा हूँ इसका हकीकी है। या वो क्या लिखा होता है हिंदुस्तानी फिल्म में कि हकीकी किसी शख्स पे कोई मंसूब ना करें इसको। अच्छा, दूसरे बंदर के हाथ दे दिए, दूसरे बंदर पे कॉन्फिडेंस यासिर भाई को, उन्होंने कहा ये तोड़ देगा। उसने पकड़ा, अपने जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा से खुद ही समझे टकराया उसको, और फिर उसके बाद वो भी निहाल होके जमीन पे गिर गया। तो यासिर साहब ने कहा ये तीसरे बंदर पे कंफर्म तोड़ेगा। तो तीसरे बंदर को दे दिया, तीसरे बंदर ने दांत से तोड़ने की कोशिश की, दांत टूट गया, उसने कान में मारा, कान से। तो यानी उसके बाद तीनों बंदर नाकाम हो गए। तो फिर यासिर साहब ने कहा नहीं नहीं, अब इनमें अक्ल आ गई होगी, फिर पहले बंदर को दे दो। अब आप समझ जाएं कि ये बंदरों के दरमियान नारियल घूम रहा है, और बहुत वो खूब। कुछ नहीं रहा किसी से भी। ये मईशत का हाल है पाकिस्तान का, कि एक बंदर से दूसरे बंदर को दिए जा रहे। नहीं नहीं, अल्लाह माफ करे, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, कोई नाराज ना हो जाए, आजकल मौसम है भाई नाराजगी का। मेरा मकसद मईशत से नहीं था, मेरा मकसद तो ये था कि वाकया बंदर ना पाला करें। इस वाकया का बहुत सबक ये है खूब। कि आप बंदर ना पालें और उससे नारियल तोड़वाने की कोशिश ना करें। बहुत खूब। अली नासिर साहब, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और मुख्तसर वक्त में बड़े खुलकर अवामी अंदाज में मामलात को समझाने की कोशिश की है। यकीनन ये मैसेज, ये पैगाम जो है वो देखने वालों तक ज़रूर पहुँचा होगा। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना होगा और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी कुछ मईशत के हवाले से। अली नासिर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे मौजूद मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं। बिला ताख़ीर उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद जो इस वक्त ताज़ा सूरत हाल है उस हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। हमारे मौजूद मेहमान हैं आज हामिद हलवानी साहब, तज्ज़ियाकार हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया हामिद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हामिद साहब, बहुत सारे मसाइल हैं, मुख्तसर वक्त में कोशिश करूँगा कि उनके ऊपर गुफ्तगू की जाए, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है बिलखुसूस सिंध के अंदर, जैसे ही इंतखाबात करीब आते हैं कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आपके सामने आ ही जाती है। इस वक्त भी ऐसी कमोबेश सूरत हाल है। एक अफसोसनाक वाक़या हैदराबाद में हुआ और उसके बाद लसानी फसादात का सिलसिला शुरू हुआ और ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया। अब सवाल ये है कि इन मामलात को रोका कैसे जाए। देखें, बहुत सारी चीज़ों की इस वक्त निशानदेही की जा रही है जो इससे पहले की जाती रही है माजी में, जिसमें गैर मुल्की यहाँ पर आकर सेटल होना, फिर यहाँ पर मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करना और उसका तरीक़ाकार, उसके ऊपर इससे पहले भी बात हो चुकी है। लेकिन अब इसके ऊपर ज़्यादा बात हो रही है क्योंकि जब मसाइल पेचीदा होते हैं तो फिर हमें ख़दशात ज़्यादा लाहक होते हैं। फरमाइएगा ज़रा इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं, इसके ऊपर मैं चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो ये वाक़या हुआ उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि एक इंसानी जान का ज़िया था जिसे जो कुछ भी था उस वाक़े में। लेकिन आप देखें, एक सन ऑफ सॉइल था, एक इस धरती का बेटा था, उसको जिस तरीके से मारा गया वो पुरज़ोर उसकी मज़म्मत करनी चाहिए। न सिर्फ उसकी मज़म्मत करनी चाहिए बल्कि लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को इस पर सख्त एक्शंस लेने चाहिए और जो कोई भी इसमें मुजरम है इस पर और कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अब देखें, वो कोई जो भी वाक़या था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो कोई मकबूजा कश्मीर में था जो उसे मारा गया, या इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर अल्लाह न करे क्रॉस कर रहा था, या ममदन एजेंसी या कबायली इलाकों में कोई दहशत गर्दी थी जिस तरीके से मारा गया। तो ये एक बहुत ही सफाकाना और बहुत ही शर्मनाक वाक़या हुआ है। दूसरी इसमें चीज़ उसके बाद जो हुई वो ये ख़राब हुई कि लोगों ने बड़ी गैर जिम्मेदारी से इसको टैकल किया है इस वाक़े को, और बहुत ही इमेच्योर तरीके से ही हुआ है। फिर उसमें आप देखें लसानियत और तासुबाना हवा बहुत फैली, अंदरूनी सिंध में फैली, कराची में फैली। कुछ देखें,
जिससे लोगों में और गमो गुस्सा हुआ। और इस इश्तिहाल अंगेजी में अगर उस टाइम उसको ज़िम्मेदाराना तरीके से इसको हैंडल किया जाता और हर तरीके से हर तबका फ़िक्र उसको ज़िम्मेदाराना तरीके से करता तो शायद ये हालात और वो नहीं होते। और मैं ये कहता हूँ कि जी देखिए पाकिस्तान जो है ना, देखिए एक गुलदस्ते की तरह है, उसमें सिंधी भी हैं, पठान भी हैं, पंजाबी भाई भी हैं, बलोच भी हैं, और जो दूसरी हमारी कौमियतें रहती हैं वो हम एक फेडरेशन की अलामत हैं। मैं ये नहीं हरगिज़ ये कहना नहीं चाह रहा हूँ, इस वाक़े की तो पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और एक सिंध के नौजवान के साथ हुआ उसकी बहुत ही मज़म्मत करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर पठान दहशतगर्द है या हर पठान अफ़गानी है, इसका ये मतलब नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन बात यहाँ जो इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है ना कि देखें लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और दूसरी चीज़ों का, अब इस वक्त हमारे पास गैर कानूनी गैर मुल्की तारकीन वतन की तादाद तकरीबन 40 लाख हो गई है। उस 40 लाख में अफ़गानीज़ आपके बहुत बड़ी तादाद में हैं, इंडियंस हैं, बर्मन्स हैं, बांग्लादेशी हैं, बिहारी हैं, बंगाली हैं, श्रीलंकन्स हैं, ये तमाम हुई अब आप देखें ये इलीगल इमिग्रेंट्स के भी देखें, रेफ्यूजीज़ का एक एक्ट है, उस रेफ्यूजीज़ एक्ट के तौर पे आपकी एक हुदूद मुकर्रर है कि या तो वो कैंप्स में, अब यही रेफ्यूजीज़ ईरान में भी हैं, लेकिन आप देखें ईरान में उनको सिर्फ वो कैंप्स की फैसिलिटी है, वो शहरों से एक शहर से दूसरे शहर तक मूव नहीं कर सकते, उनको जो हम यहाँ तालीम या सेहत का उनको ख्याल रखते हैं वो वहाँ पर उनको नहीं है। अब देखिए इलीगल इमिग्रेंट्स मुझे नहीं मालूम कि किस कानून के तहत कारोबार भी कर रहे हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं। आप हाईवे पे जाएं, जितनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है उसमें। अब ये तमाम चीज़ें जो है ना लम्हाए फ़िक्र है, और ये हमारी लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी को, रियासत को भी इसके बारे में ज़रूर नोटिस लेना चाहिए। अभी कल ही मैं एक वीडियो देखा अपना सोशल मीडिया पे कि बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के झंडे को रौंदा जा रहा है, शर्मनाक है, और अफ़गानिस्तान का झंडा लहराया जा रहा है। और उसके बाद आप मैंने सोराब गोड पे देखा एक छोटी सी रैली है, बाइक है, उसमें कैरी है, सुजुकियाँ हैं, जिस पे अफ़गानिस्तान का झंडा, ये सोशल मीडिया पे अफ़गानिस्तान का झंडा ले ला के जैसे एक मार्च किया जाता है, फ्लैग मार्च किया जाता है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है। तो ये क्या है? रियासत के अंदर आप रियासत बना रहे हैं या ये क्या है? तो देखिए ना, ये तमाम लोगों के लिए एक रोंगटे हमारे लिए खड़े कर देने वाली बात है। तो इसको अब आप रिसेंट अभी आप देखें कि डायरेक्टर FIA आमिर फारूकी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कही है। अब वो FIA कह रहा है कि जी 30 से 40 लाख लोगों के नहीं, वो कह रहा है कि उससे भी ज़्यादा लोगों के 50 से 60 लाख लोगों के जो हैं आपके जो है जाली शनाख्ती कार्ड बने, और उस जाली शनाख्ती कार्ड में आप देखें नादरा का अमला इन्वॉल्व है। फिर न सिर्फ वो बनाए गए, उसके बाद उसको वेरीफाई कराया गया। अब एक हमारे पास देखें ना, नादरा के पास सॉफ्टवेयर है कि जैसे ही कोई बच्चा बेफॉर्म से या बच्ची 18 ईयर्स का बालिग होते हैं, 18 साल का, तो वो एक उस सॉफ्टवेयर के तहत ऑटोमेटिकली वो वोटर लिस्ट में उसका इंदराज हो जाता है, वो वोट के काबिल हो जाता है। तो आप इतने लोगों को गैर कानूनी तौर पे देखें, शनाख्ती कार्ड आपका जो है एक आपकी शहरियत है, आपकी सिटीजनशिप है, जो आपको तमाम राइट्स देता है। अब जो शख्स को जो है गैर कानूनी तौर पे और 2 पैसों के पीछे नादरा का हमला है, तो उस पर भी उनको यकीनन कुछ सस्पेंड हुए हैं, उसमें कई लोगों को इंक्वायरीज हेल्ड भी हैं, लेकिन उसको डीप में इंक्वायरी की जाए। ये आपकी बात, सॉरी कता कलामी की माजरत चाहूँगा, पाकिस्तान से बाहर भी कुछ अफसोसनाक वाक़या हुए, उसमें पासपोर्ट जो होता है वो पाकिस्तानी इस्तेमाल होता है। अब वो यही लोग होते हैं जो शनाख्ती कार्ड के बाद अगला मरहला जो है वो पासपोर्ट का होता है। जब वो भी हासिल कर लिया जाता है तो फिर जो कुछ होता है पूरी दुनिया में फिर बदनामी का बायस बनता है। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, ऐसे ही है। अभी आपको रिसेंट में बताऊं, ये CTD ने, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने, जो एक इनकाउंटर हुआ, उस इनकाउंटर यही सुपर हाईवे पे हुआ, उस इनकाउंटर में जो एक शख्स जो अफगान आर्मी से वहाँ से निकाला गया था, वह निकाला गया था, वो एज अ मिलिटेंट विंग वहाँ उनको लीड कर रहा था, वो उसमें मारा गया। जब वो मारा गया तो उसके जेब से शनाख्ती कार्ड निकला है पाकिस्तानी। तो आप ये देखें ना, ये क्या है? आप बिलीव करें, आप मुल्क से बाहर वीज़ा, विजिट वीज़ा पे अमेरिका जाएं, कनाडा जाएं, कहीं जाएं, आप यकीन करें यासिर भाई, आप सिर्फ विजिट कर सकते हैं। आप वहाँ छोटा सा काम भी करेंगे, और अगर उनको पता चला या आप कोई पकड़ा जाता है तो
इमीडिएटली उसका वीज़ा रिवोक करते हैं, उसको डिपोर्ट करते हैं, उसको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। अब हमारे यहाँ तो आप देखें ना, प्रॉपर्टियाँ आप स्पेशली मेरा इंटीरियर सिंध चलें, ठट्टा चलें, हाईवेज पे चलें, जितनी होटल्स हैं, जितने ढाबे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पश्तूनों के खिलाफ या किसकी बात नहीं कर रहा, मैं उस इलीगल इमिग्रेंट की, अफगानी की बात कर रहा हूँ जो इलीगल है। अब वो हमें उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आया ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। इसी तरह अंदरूनी सिंध में वो ज़मीनें खरीद रहे हैं, बड़े बड़े जैसे अंदरूनी सिंध ठट्टा वगैरह पान के बागात लगते हैं, दूसरी फसलें लगती हैं, वो पूरी की पूरी ले लेते हैं। फिर कब्ज़ा माफिया में उनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। आप देखें जितने ज़्यादातर लोग हैं, मंशियात में आपको बहुत इन्वॉल्वमेंट लगेंगे, ड्रग्स में तमाम चीज़ें, ये देखें ये तमाम चीज़ें, और ये असला भरदार लोग हैं। तो देखें ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये इनको हमें बहुत ज़्यादा नोटिस लेने की ज़रूरत है। और आप दूसरी इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे वसाइल बहुत महदूद हैं। हमारी जो इन्फ्लेशन रेट देख रहे हैं, जो आप इकोनॉमी की सिचुएशन देख रहे हैं, यकीन करें एक शख्स, ये एक सर्वे बता रहा है कि एक पाकिस्तानी पे सरकार का सालाना 20 से 25 हज़ार रुपये खर्च होता है। अब आप जब 50-60 लाख लोगों पे आप कितना हमारे इकोनॉमी पे बर्डन है, एक बात, वो आपके वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसको मिसयूज़ कर रहे हैं, वो दहशतगर्दी कर रहे हैं। डिफेंस में या पोश एरियाज़ में जितनी डकैतियाँ हैं उसमें ज़्यादातर ये इन्वॉल्व हैं। कब्ज़े जितने ज़मीनों पे हैं ज़्यादातर ये इन्वॉल्व है। मंशियात का कारोबार, इवन मंशियात, हेरोइन, चर्च तो अपनी आइस अपनी जगह पे, इवन गुटके के कारोबार में, क्योंकि मैं ठट्ठा गाँव, मुझे पता है गुटके में इनका इतना इन्वॉल्वमेंट है जिसका मैं नहीं पता है। कार स्नैचिंग में आप देखें कितना इन्वॉल्वमेंट है। तो ये तमाम चीज़ें हमारी लॉ एंड ऑर्डर, अब ये जब शहरी हमारे इस तरीके से आप देखें ना, बेयारो मददगार होंगे, लाकानूनियत होंगी, तो हमारे ये बच्चे बच्चियाँ, आने वाली नस्लें जब गैर महफूज होंगी तो हम कहाँ जाएंगे। तो इस चीज़ को फ़ौरन इसका किला कमा करना चाहिए। और मैं कहता हूँ जो CNICs इशू हुए हैं उनको कैंसिल करें, ये उसकी इंक्वायरी करें, जो नादरा के लोगों ने या अफसरान ने ये इन्वॉल्व किया है उनको आप इंक्वायरी में लें। और वहाँ भी देखें, नादरा में भी उसको जो वेरीफाई किया जाए तो उन लोगों ने, जिन लोगों ने सिफारिशों पे नादरा में लोगों को नौकरियां दिलाई हैं, अब वो फ़ोने करके उनसे वेरीफाई भी करा रहे हैं, उसका वोटर लिस्ट में इंदराज भी करा रहे हैं। कल यही लोग, आपके बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें काउंसलर कोई बनता है, कोई यूनियन का चेयरमैन बनता है, कोई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर बनता है, आगे जाके MP MNA बनता है। तो आप देखिए हम कहाँ खड़े होंगे, यानी आपकी पार्लियामेंट भी यरगमाल हो जाएगी। आप देखें ना, आपकी एक आपकी सॉवरेनिटी कंट्री की, वो भी एक स्टेक पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगी। तो इन चीज़ों को हमें तमाम चीज़ें, और मेरे एक और इतराज़ है, वो ये है कि अगर हमें इलीगल जो है, जो भी हैं, ये जो इमिग्रेंट्स हैं, जो एक्चुअली तो ये रेफ्यूजी के तौर पे आए, लेकिन हमारे पास बदकिस्मती से ये बॉर्डर्स क्रॉस करके हमारे चेक पोस्ट कमज़ोर हैं या पैसे के लेन देन हैं। नहीं तो आप बताएं ना, CNIC कैसे बन सकता है, पासपोर्ट कैसे बन सकता है, फिर डोमिसाइल बन रहा है, फिर PRC बन रहा है, फिर वो दूसरे जो हमारी सीटें और नौकरियों पे काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपका डोमिसाइल, PRC, CNIC आ गया तो आप एलिजिबल हैं सरकारी नौकरी के भी, आप वो आपके इदारों में घुस गए हैं, आप ये तमाम चीज़ें आप देखें। और कितने ऐसे गुस्से भी होंगे जिसका आप में, ये तो एक वाकया हाईलाइट हुआ है, एक पिक्चर, एक मतलब एक वाकया नुमाया हुआ है तो हमें पता चला है। आप ये देखें ऐसे कितने लोग आपके एजेंसीज में भी इन्वॉल्व होंगे, आपके सरकारी में भी होंगे, आपके कारोबारी वसाइल में भी होंगे। तो इन तमाम चीज़ों को हमें रोकने की सख्त ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें ना कि वो ज़्यादातर बर्डन जो है वो सिंध सूबे पे है। ऑल्दो कि आप देखें सिंध, आप गैस देखें 72.5%, 72.5 आपको सिंध गैस दे रहा है। 56.3% आपका 56.5 आपको ऑयल हम दे रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें, पोर्ट आपके पास है, कराची 70% रेवेन्यू दे रहा है। आप देखें ये तमाम चीज़ें, नायाब कोयला सोंडा से, अपना थरपारकर से आपको है। ये तमाम वसाइल के बावजूद आप सिंध के ऊपर देखें कि कितना बर्डन है। और ये तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स सिंध में ही पाए जाते हैं और सिंध पे बर्डन दिया जाता है। तो ये एक उससे क्या बड़ी ज्यादती है। तो इन तमाम चीज़ों का बहुत ही इसका बिल्कुल ठीक है। हम सब और बहुत सारे मामला थे, बहुत सारी बातें थी, लेकिन वक्त क्योंकि सेगमेंट का जो है वो ख़त्म हो गया।
तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक नशिस्त आपके साथ है, क्योंकि आप थैंक यू वेरी मच, कराची आप तशरीफ़ ले हमेशा आए याद हैं, करते तो हैं। इंशाल्लाह आपसे जो है वो मुलाकात होती रहेगी। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक का यहाँ पर वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट है वो जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।